हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इनहेंस एजुकेशन। और आज हम करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्लास 12th। और इसके अंदर कंपोजिशन फंक्शन में हम ये देखेंगे कि किसी दो फंक्शन को आपस में कैसे कंबाइन कर हम एक दूसरा फंक्शन बना सकते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कि अगर हमें किसी दो फंक्शन को कंपोजिट करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दो फंक्शन को आप हमेशा ही कंपोजिट कर पाएँ, कंबाइन कर पाएँ, उसके लिए कुछ कंडीशन होंगी। और कंपोजिट कराने के लिए आप दो को भी करा सकते हैं और मोर देन टू फंक्शन को भी आप कंपोजिट करा सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होंगे वो हम देखेंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को आज कवर करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। और तो हम आगे बढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर। तो जैसे हम फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हमें क्या करना है कि दो फंक्शन को कंपोजिट कराना है, यानी दोनों फंक्शन को कंबाइन कराना है। जैसे हमारे पास अगर एक फंक्शन ऑलरेडी हम जैसे मान के चलते हैं, कोई फंक्शन है f, है ना। f हमारे पास एक फंक्शन है विच इज़ गोइंग फ्रॉम सेट a टू b, ओके। और एक दूसरा फंक्शन और कंसिडर कर लेते हैं हम, सपोज g विच इज़ फ्रॉम b टू c, ठीक है। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हमें कंबाइन कराना है तो हमारे पास ये दो सेट हैं, इसमें एक सेट कॉमन आ रहा है, यानी यहाँ पर जो इस सेट है इसका कोडोमेन यहाँ पर वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल इस तरह से दो फंक्शन को हम कंपोजिट कराएंगे। और जब दो फंक्शन कंबाइन होंगे तो होगा क्या, उससे एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा समझें कि हो क्या रहा है, हमारे पास सपोज एक सेट है, दिस इज सेट ए, और दूसरा सेट है एक बी। इसके अंदर एलिमेंट को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे, और हमने यहाँ से ए से बी एक फंक्शन सपोज किया, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर कोई इनपुट लेते हो x विच इज़ बिलोंग्स टू सेट a, एंड व्हेन f इज़ अप्लाइड, जो हम ऑलरेडी फंक्शन के बारे में समझ चुके हैं, जब उस पर आप एक फंक्शन ऑपरेट करोगे तो हमारे पास सेट b में क्या होगा, इसकी इमेजेस बनेंगे एंड दैट इमेज इज़ कॉल्ड fx। इसको हम y भी कहते हैं, यहाँ हम y नहीं लेके चल रहे हैं, हमें आगे थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाना है। अब अगर एक और फंक्शन हो जो इस b में जो हमारे पास fx की वैल्यू आई है उसको इनपुट कंसिडर करे और आगे उसको इमेज क्रिएट कर दे, एंड सपोज इसको हम g फंक्शन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, नाउ g ऑपरेट ऑन दिस वैल्यूज़ एंड देन इट विल गिव यू g ऑफ fx, ठीक है। एक और आपको दिएगा। तो आपने क्या किया, दो फंक्शन लिए और दो फंक्शन को आपने इस तरह से जोड़ा कि आप a से b और b से, ये सपोज आपका सेट c है, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि हम सीधा एक फंक्शन बनाएं जो दो फंक्शन को कंबाइन करके बने, जो एक अपने आप में एक फंक्शन हो, और वो फंक्शन कैसा हो, जो इस सेट a से सेट c पर ऑपरेट करे डायरेक्टली। अब डायरेक्टली जब ऑपरेट करेगा तो इट विल बी अनदर फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं GOF, गॉफ बोलते हैं इसको, ठीक है, गॉफ। और यहाँ पर आप ऑपरेट करा सकते हो x, तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, g ऑफ fx। तो ये जो है इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब आप यहाँ पर आपको लगता है कि पहला फंक्शन f है, दूसरा g है, तो एक नेचुरली बनेगा फंक्शन कौन सा, कंपोजिट होने के बाद कंबाइन जब करेंगे तो ऐसा लगता है कि फॉग बनेगा। तो ऐसा लगेगा सभी को, लेकिन जब आप इस फंक्शन को लिखेंगे कि आप इस तरह से जा रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि आप क्या देखिए, आप पहला जो फंक्शन ऑपरेट करेंगे f, तो लिखते टाइम हमें उसको फ्रंट में रखना पड़ेगा क्योंकि पहले आपको f को ऑपरेट कराना है। उसका ऑपरेशन होने के बाद देन वी विल अप्लाई g, जैसे यहाँ पर हो रहा है। तो जो हम चाह रहे हैं हो वो ही रहा है कि वी आर गोइंग फ्रॉम f एंड देन g, लेकिन लिखते टाइम उसको ऑर्डर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, गॉफ। तो साइकोलॉजिकली थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिए, बात आपको थोड़ी सी आती है दिमाग में तो क्लियर रहे। तो गॉफ इज़ नथिंग बट फ्रॉम f
टू जी एंड देन कंबाइंडली डायरेक्टली हम उस तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह से है। तो अगर हम इसको लिखें तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो यहाँ क्या है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम क्या करते हैं, लेट एफ इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एंड जी इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, है ना, दे आर बी, दिस एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, ये आपने दो फंक्शन लिए। देन इसको आप कंबाइन करेंगे, देन कंपोजिशन, इन दोनों की कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एंड जी डिनोट कैसे किया गया, उसको डिनोटेड बाय जी ओ एफ इज डिफाइंड एज, देखो ये हमारा जो फंक्शन बना, अब क्या बना, जी ओ एफ, अभी तक क्या था, ए टू बी, फिर दूसरा क्या था, बी टू सी, नाउ दिस इज द कंपोजिशन फंक्शन, दिस इज डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। दिस इज गिवन एज जी ओ एफ एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या जी ओ एफ एक्स, इस तरह से लिखा जा सकता है। दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट मैथमेटिकली एज, क्या आपके पास ये दो फंक्शन है, कंपोजिट होने के बाद यू विल गेट दिस फंक्शन गॉफ। अब आगे आपने देखा गॉफ है, एक चीज़ होती है कि हम कभी कभी चाहे तो सी टू ए भी आ सकते हैं। अगर आप सी टू ए आओगे देन आपके पास जो फंक्शन बनेगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वो क्या बनेगा, यू विल गेट देन फॉग। तो जैसे गॉफ है ऐसे ही फॉग है, लेकिन अब क्या होगा, इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। तो गॉफ और फॉग ये दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं यहाँ पर, देखिए गॉफ और फॉग तो आपको समझ में आ गए। गॉफ जो होगा वो ए टू सी डायरेक्टली होगा और इसका रिवर्स हम जब करेंगे तो फॉग। तो ये दोनों चीज़ें आज आपको पढ़नी है, गॉफ और फॉग। अब क्या ये ज़रूरी है कि गॉफ और फॉग आप हमेशा निकाल पाएँ? ऐसा हम ज़बरदस्ती किसी दो फंक्शन को लेकर ज़रूरी नहीं कि उसका हम गॉफ निकाल पाएँ या फॉग निकाल पाएँ। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है, देखिए, अगर आप ध्यान दें कि जो बी जो जा रहा है यहाँ पर, जो इमेजेस आ रही हैं, दिस इमेजेस, तो ये जो इमेजेस हैं, द सेट ऑफ इमेजेस इज कॉल्ड रेंज। तो इस फंक्शन एफ की जो रेंज है, अगर ये क्या बन जाए, इफ बिकम डोमेन ऑफ जी, ओके, देन गॉफ एग्जिस्ट, है ना। तो कंडीशन क्या होगी इसकी, तो गॉफ एग्जिस्ट्स व्हेन range of f is become subset of a domain of g। g का डोमेन का सबसेट अगर हमारी रेंज हो, तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है कोई रेंज है किसकी, f की है, और वो किसका डोमेन बन जाए, तो उसका कोई सबसेट बन जाए, देन हम कह सकते हैं कि गॉफ एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं फॉग भी एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट when range of G becomes subset of domain of F। तो कभी भी आप बनाने जा रहे हैं फॉग या गॉफ, तो आप खुद से ये समझ सकते हैं कि एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, तो ये चीज़ आप चेक कर लें, क्योंकि जब आप यहाँ पर अगर आपको लिखना है फॉग, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसी को आप रिवर्स ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हैं, फॉग, ठीक है। यानी इसकी जो इमेजेस आएंगी, जी की जो ये डोमेन हो, ये आपका डोमेन होगा, ये इसका क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इफ़ दिस रेंज बिकम डोमेन ऑफ एफ, देन द फॉग एग्जिस्ट। तो इसका एक रिवर्स ऑर्डर है। तो फॉग क्या है, गॉफ क्या है, और ये कब एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके हम कुछ अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे।
ओके स्टूडेंट, देखिए हम गॉफ और फॉग से रिलेटेड हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल है 15, उसको कर थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर एक फंक्शन दिया हुआ है जो डिफाइन है दो सेट से, और जी दूसरा एक फंक्शन दिया हुआ है जो इसमें है। तो हमें ये देखना है कि जो सेट है अगर इसको हम समझें ए और ये सेट आपका बी, तो फंक्शन ए टू बी जा रहा है, और ये एक फंक्शन है। अब ये देखो, अब ये वाला फंक्शन सेम ही है, दैट इज़ गोइंग फ्रॉम बी टू सी। थोड़ा सा आपको लगेगा, पहले अगर आप ये चेक करना चाहें पहले स्टार्टिंग में कि क्या एग्जिस्ट भी कर रहा है, गॉफ निकालना है, फॉग नहीं पूछा, तो क्या गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए हमें देखना होगा रेंज ऑफ एफ़। तो रेंज ऑफ एफ़ हमें पता चलेगी जो फंक्शन डिफाइन है उसे, ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन किए हुए हैं। तो अगर इसको हम मैपिंग कर लें थोड़ा आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने ये लिया एक फंक्शन आपका सेट ए, और ये दूसरा सेट हमने लिया बी, और तीसरा हमने सेट लिया सी। ये यहाँ से यहाँ तक आपका एफ़ है, और यहाँ से यहाँ आपका मैपिंग हो रहा है जी, ठीक है। अब इसके अंदर जो ए में जो हमारे पास है एलिमेंट्स वो है 2, 3, 4 एंड 5। बी में हमारे पास हैं 3, 4, 5 एंड 9, और सी में जो हमारे पास हैं वो है 7, 11 एंड 5। जो फंक्शन एफ डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है, और जो जी डिफाइन है वो इस तरह से डिफाइन है। यानी F2 के लिए 3 है, यानी 2 के लिए ये 3 है, 3 के लिए 4 है, तो 3 के लिए 4 हो गया, और 4 और 5 दोनों के लिए 5 है, तो 4 और 5 दोनों के 5 है। तो इस तरह के हमने फंक्शन देखे हुए, ये मैनी वन फंक्शन है, ठीक है। जी जो डिफाइन है उसको इस तरह से मैप कर लिया जाए, 3 और 4 के लिए 7 आ गया, यानी इसके लिए भी 7 है और इसके लिए भी 7 है, और 5 और 9 के लिए 11 है, तो 5 और 9 के लिए 11 हो गया। ये इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया गया है। तो हम यहाँ से अगर इसको डायरेक्ट करना चाहें तो हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो मैपिंग में तो बड़ा आसानी से आप देख सकते हो किस तरह से गॉफ बन जाएगा। तो अगर मैं गॉफ बनाऊँ इसका इस तरह से है, तो वो यहाँ पर ऐसे आप उसमें बी को आप गायब कर सकते हो, क्योंकि इसमें फिर उसकी ज़रूरत नहीं होगी, यानी वो फंक्शन हो जाएगा आपका ए टू सी सीधा, है ना। ऐसे होता है गॉफ, यानी यहाँ से यहाँ आप गए तो ये आपका जो बना दैट इज़ गॉफ। आप देख सकते हो 2 से 3 और 3 से 7, यानी 2 जा रहा है अल्टीमेटली 7 पर। तो पहले तो यहाँ एलिमेंट लिखेंगे इसको 2, 3, 4, 5, और जो सी के हैं वो लिखेंगे 7, 11 एंड 5। तो 2 कहाँ कनेक्ट हो रहा है, 7 से, 3 से होते हुए जा रहा है, यानी ये से कनेक्ट हो गया। 3 देख किस तरह से कनेक्ट है, 4 और 4 जा रहा है 7, तो ये भी इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। ये गायब तो हो जाएगा, लेकिन रास्ता जिस तरह से जाएगा वहाँ तक उसी तरह से हम उसको पहुँचेंगे वहाँ पर। अब 4 जो है 5, और 5 के बाद धन 11, तो 4 इस 11 तक गया, और 5 जो है वो 5 से होते हुए देन अगेन 11, तो ये भी आपका ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब ये भी एक गॉफ एक फंक्शन है, और गॉफ के फंक्शन किस तरह से बना है वो आप देख सकते हो। अभी हम बात कर रहे थे कि गॉफ एग्जिस्ट कर रहा है, बन भी गया, क्यों किया, क्योंकि रेंज ऑफ एफ़ जो है, रेंज ऑफ एफ़, ये जो 3, 4, 5 ये इसके एलिमेंट्स हैं, किसके, रेंज ऑफ एफ़। और ये क्या है, इट इज़ ए सबसेट ऑफ बी। बी क्या है, बी इज़ द डोमेन ऑफ जी। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि व्हेन रेंज ऑफ एफ इज बिकम सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, ठीक है, समझ में आ गया। रेंज ऑफ एफ बिकम सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, देन गॉफ एग्जिस्ट कर भी रहा है, और हमने निकाल भी लिया, ठीक है। अच्छा, इसमें फॉग नहीं पूछा, अगर पूछता तो क्या हम बता सकते थे उसको, तो उसके लिए होता क्या, उसके लिए होता रेंज ऑफ जी, अगर सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ होता तो फॉग एग्जिस्ट करता। तो आप देखो रेंज ऑफ जी क्या है, तो जी की रेंज है आपकी 7, 11 और 5। तो ये क्या होनी चाहिए, इट शुड बी रेंज, दिस रेंज शुड बी डोमेन ऑफ ए, और आपका ए ये है, तो इसमें कोई एलिमेंट देखोगे आप आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर रेंज ऑफ जी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ डी, इसलिए इसका अगर फॉग निकालने के लिए वो कहता भी तो आप नहीं निकाल पाते। तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन गॉफ ही पूछा है, क्योंकि गॉफ ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप निकाल कर छोड़ देंगे, लेकिन थोड़ा समझ लें कि इसने फॉग क्यों नहीं पूछा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आपने देखा इसको हमने मैपिंग के थ्रू किया। अगर आप इसको मैथमेटिकली करें तो किस तरह से करेंगे, यानी हम
अगर निकालें गॉफ, ठीक है, अब f में जो एलिमेंट हमें रखने पड़ेंगे, जब मैं पहले रखूँगा 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे g ऑफ f2, ठीक है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह लिखते हैं गॉफ ऑफ 2, यानी अब हम क्या करेंगे, दिस f2 बिकम इनपुट फॉर g, तो इनपुट के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। नाउ f2 इज गिवन, f2 इज 3, तो f2 की जगह क्या आ जाएगा, वी गेट दिस एज 3। अब g3 क्या है वो आप यहाँ देख सकते हो, g3 इज इक्वल टू 7, तो ये आपका आएगा 7। तो अल्टीमेटली आपने गॉफ में 2 लिया तो आपको क्या मिला, 7 मिला। ये मैथमेटिकली द वे ऑफ डूइंग। तो आप सारे एलिमेंट को ऐसे करेंगे, गॉफ अप्लाई करेंगे सब पर, यहाँ पर सब पर आपको गॉफ अप्लाई होगा, तो 3 पर अप्लाई करेंगे, तो देन वी कैन राइट इज अगेन f ऑफ 3, ओके, एंड f ऑफ 3 इज़ 4, तो दिस इज़ 4, एंड g4 इज़ अगेन 7, तो ये आपका है। तो आपने 2 रखा तो 7 आया, 3 रखा तो 7 आया, ठीक है, ये मैपिंग में था, ये मैथमेटिकली था। अगेन आपके और एलिमेंट जो बाकी हैं उस पर अप्लाई करें, देन इट इज़ 4, तो इट वुड बिकम g f4 एंड f4 इज़ 5 and g5 is 11, so this is 11. Again the last gauge on last element of A, which is 5, that can be written as f5, and f5 is again 5 and f5 is 5 again, और g5 is 11, g5 is okay। तो यहाँ आप देखेंगे g4 then we will get 11 एंड फॉर गॉफ 5 में रखा तो अभी आपका 11 आया। तो ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी इसमें, कि आपको एग्जिस्ट भी देखना है कि किस तरह से करना है मैपिंग के थ्रू और मैथमेटिकली। इसको नोट करें और आगे इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन गॉफ एंड फॉग की कंडीशन आपको समझाई मैंने कि कब वो एग्जिस्ट करेगा और कब नहीं करेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि चलिए हम लेके चलेंगे ऐसे सारे फंक्शन जिसमें गॉफ और फॉग दोनों ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो पहला जो पॉइंट है इसका, इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब हम वो करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट्स आप लिखेंगे नंबर वन। देखिए, फॉग may and may not be equal। आगे की बात, फॉग है, गॉफ भी है, बोथ आर एग्जिस्टिंग, देन हमें ये शो करना है कि अब वो इक्वल हैं या नहीं है। तो पहले हमारे कंडीशन क्या है, पहला पॉइंट ये है कि अगर आप फॉग निकालते हैं, गॉफ निकालते हैं, तो वो बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो जैसे हमारे पास सपोज़ एक फंक्शन, कभी कभी आप देखते हो हमारे पास फंक्शन जैसे 3 सेट हम लेते हैं A B C, अगर वो सारे के सेट सबके सब सेट बराबर हो जाए, यानी A B और C की जगह कोई सिंगल सेट ले लिया जाता है, जैसे रियल नंबर ले लिया, तो जब सारे सेट बराबर हो जाए तीनों के तीनों, तो जो कंडीशन हमने बताई हैं वो होल्ड करती हैं, और उस कंडीशन के बाद आपका फंक्शन फॉग भी होता है, एग्जिस्ट करता है, और गॉफ भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हमारा एक एग्ज़ाम्पल है इसका NCERT का, दैट एग्ज़ाम्पल इज़ 16, जिसके अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है जो R to R है, दोनों के दोनों, और फंक्शन आपका है fx, एक फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू cos x, और एक फंक्शन है आपका gx विच इज़ 3x²। ये दो फंक्शन है, और दोनों ही फंक्शन के लिए A B C R है, यानी f इज़ फ्रॉम R to R एंड g इज़ फ्रॉम R to R, ठीक है। तो यहाँ पर f जो है इसी इट इज़ डिफाइंड फ्रॉम R to R एंड g ऑल्सो फ्रॉम R to R, ये आपका फंक्शन है। अब हम देखते हैं इनका गॉफ और फॉग निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका गॉफ क्या होगा, देखते हैं क्या जाए। तो फॉग ऑफ x अप्लाई करें, तो दैट इट वुड बिकम g ऑफ fx। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इनपुट, और हमारा fx क्या है, cos x,
दैट वुड बिकम cos x. ठीक है. नाउ वी हैव टू अप्लाई द ऑपरेटर जी जो काम कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, वो इसके ऊपर अप्लाई करेगा. जी ऑपरेशन क्या है कि अगर हम x इनपुट डालते हैं तो उसको बना देता है 3x². यानी उस इनपुट के साथ जो ऑपरेशन होता है, इट मल्टीप्लाई विथ 3 एंड देन मल्टीप्लाई इट विद द स्क्वायर ऑफ दैट इनपुट. तो हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई विद द स्क्वायर ऑफ द इनपुट, दैट इज cos स्क्वायर x. दैट इज द आउटपुट ऑफ gov x. अगर हम निकालते हैं इसका fog ऑफ x तो क्या होगा? इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पास इंपॉर्टेंट एक पॉइंट मिलेगा इसके अंदर. देखिए, तो हम क्या करेंगे, अब हम gx को अप्लाई करेंगे पहले. तो f ऑफ gx हमारा क्या है? ये इनपुट है हमारा 3x². अब f क्या करता है? जो भी इनपुट आप डालते हो उसको आर्गुमेंट बना देता है cos का. तो वही आपका यहाँ हो जाएगा, इट बिकम cos 3x². तो आप साफ साफ देख सकते हो इसके अंदर कि gov इज़ नॉट इक्वल टू fog. तो ये बात तो आपकी एक पॉइंट आ गया कि ये इक्वल नहीं होते. इट इज़ नॉट ऑलवेज, वी कैन से, बिकॉज वी आर नाउ टेकिंग द अनदर एक एग्जाम्पल और लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये क्या बराबर भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते. तो एग्जाम्पल से आप इसको बता सकते हो, पॉइंट को प्रूव कर सकते हो. सपोज हम एक और फंक्शन लेते हैं जिस जो डिफाइन है इस तरह से ही, रियल नंबर टू रियल नंबर. ये एक आपका एक एग्जाम्पल और है, और इस एग्जाम्पल में आपका एक फंक्शन है विच इज़ 2x प्लस 3. ये आपका फंक्शन है f(x) इज 2x माइनस 3, और g एक फंक्शन है विच इज़ इक्वल टू x प्लस 3/2. ये दो फंक्शन हमने लिए, और रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है. ए बी सी ऑल आर सेट्स आर द रियल नंबर्स. देन अगेन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट gov with x, तो इट बिकम gov ऑफ fx. तो यहाँ fx क्या है हमारा? दिस वन, दिस इज g ऑफ 2x माइनस 3. अब ये अगर इनपुट x की जगह ये इनपुट हो जाए तो यहाँ अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर ये वैल्यूज़ आप अप्लाई कीजिए. तो ये क्या हो जाएगा आपका? x की जगह क्या आएगा? 2x माइनस 3 प्लस 3, क्योंकि इसके साथ है डिवाइड बाई 2. तो ये कट जाएगा, इससे यहाँ रह जाएगा 2x, 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी x. Now fog of x is become f of gx. f of gx क्या है हमारा? दिस इज दिस वन, x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. अब इसके अंदर x के साथ जो हुआ, नहीं x की जगह क्या वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी, दैट इज 2, और x की जगह आएगा आपका ये x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3. 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल. तो यहाँ आप साफ देख सकते हो कि gov ऑफ x ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर हो. तो आपका पहला कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये बड़ा क्लियर रिजल्ट है कि आपका gov और fog अगर एग्जिस्ट कर रहे हों तो वो बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. इसको नोट कर लें, तब इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कराएं. ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरा पॉइंट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में है कि अगर आपके पास कहता है कि f एंड g आर 1 1, आपने f और g लिया और दोनों 1 1 फंक्शन है, देन gov जो बनेगा इज ऑल्सो 1 1. अगर दोनों इंडिविजुअली 1 1 हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 होगा. ठीक है, ये आपका एग्जांपल भी है NCERT का, एंड दैट एग्जांपल इज 21. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ 21 आपका. इसमें प्रूफ करने के लिए भी कहा. तो इसमें हमें गॉफ को 1 1 प्रूफ करना है जब f और g इंडिविजुअली 1 1 हो. तो हम सीधा अप्लाई करते हैं गॉफ के ऊपर. हम लेते हैं यहाँ पर सपोज g ओ f. हम पहले कोई दो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं. जैसे 1 1 का हमने किया था पहले काफ़ी क्वेश्चन. हम क्या करते थे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a. अब a क्या है? ये फंक्शन कहाँ जा रहा है? a टू b. इस फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम a टू b, और g को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? b टू c. ठीक है ना.
तो x1 x2 हमने कहाँ से लिया, a से कंसिडर कर दिया। तब हम प्रूफ करना है हमें गॉफ को इस बार, और इसके अंदर रखते हैं x1 गॉफ ऑन x2। अच्छा, अब देखिए पहले अप्लाई हो रहा है गॉफ में f, और f क्या है, FV11 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गॉफ ऑफ fx1 g ऑफ fx2। तो g जो फंक्शन है, g के अंदर जो एलिमेंट्स हैं अगर वो फंक्शन के साथ बराबर आ रहे हैं और g अगर 1 1 हो तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा कि अंदर की वैल्यूज़ भी बराबर आएंगी, यानी कि ये हमें वैल्यू देगा x1 इज इक्वल टू x2। ऐसा क्यों, बिकॉज g जो है हमारा इंडिविजुअली क्या है 1 1 है, तो इसलिए वो रिजल्ट ऐसे ही देगा, उसके अंदर वैल्यू होंगी। हमें पता है पहले कि अगर fx1 हम लेते थे और अगर ये वैल्यू क्या देता था x1 x2, कब, जब ये 1 1 होता था, तो क्योंकि यहाँ पर g 1 1 है तो जो अंदर वैल्यूज़ हैं वही ये प्रोड्यूस करेगा इक्वल, तो अंदर की वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर अगेन f इज़ अगेन 1 1, तो ये क्या वैल्यू देगा, इट विल गिव यू x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि f इज़ 1 1। तो अल्टीमेटली देखो हुआ क्या, अल्टीमेटली हमने अप्लाई किया इसके ऊपर जो फंक्शन और वही हमें मिल गया, यानी ये हमें इम्प्लाई किया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इससे इम्प्लीकेशन क्या हुआ कि गॉफ इज़ ऑल्सो 1 1। ये प्रूफ हो गया, ये छोटा सा इसका प्रूफ था, तो इस तरह से ये हम इजीली प्रूफ कर देंगे। इंपॉर्टेंट है, छोटा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है, इसका याद भी रखना चाहिए आपको, और अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपके 12th क्लास में ये पूछा भी जा सकता है। हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो इसी से मिलता जुलता है, जो आपका एग्जाम्पल है NCERT का 22। वो कहता है कि इफ़ f एंड g आर ऑन टू, क्या हूँ दोनों ऑन टू, f एंड g बोथ आर ऑन टू, देन इनका जो कंपोजिशन होगा गॉफ इज़ ऑल्सो ऑन टू। सिमिलरली अगर 1 1 हो इंडिविजुअली तो 1 1, और अगर ऑन टू हो इंडिविजुअली तो ऑन टू। इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। अब ऑन टू प्रूफ करने का भी तरीका हम क्या करते थे, यहाँ पर हम डोमेन से चले, वहाँ पर हमें को डोमेन से हमें वापस प्रूफ करना है। अब को डोमेन से हम पहले जाएंगे सी से बी से बी में, और बी से फिर ए में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट एन आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे आप, आर्बिट्री एलिमेंट कहाँ से लेंगे, लास्ट सी से लेंगे, विच इज़ उसके अंदर मान लीजिए क्या है, z है। अब हमारे पास क्योंकि 3 सेट्स हैं a, तो हम लेते हैं x बिलोंग्स टू a, y को हम बिलोंग करते हैं b से, और z को हम बिलोंग करते हैं c से। ठीक है, तो c से हमें बिलोंग करते हुए यहाँ तक प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, एक z हम एलिमेंट लेते हैं c में, है ना, तो उसके लिए तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y इन b अंडर g सच दैट, यानी उस z के लिए जो हमने c से लिया एक प्री इमेज है y इन b। ठीक है, तो ये क्या है, y इज़ द प्री इमेज ऑफ z विच बिलोंग्स टू b अंडर दिस फंक्शन g सच दैट कि जब आप उस पर अप्लाई करें फंक्शन y पर एंड यू विल गेट z। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसके लिए किया क्योंकि सिंस g इज़ ऑन टू है तभी ये पॉसिबल हुआ। ओके, तो c से हम b तक आ गए। नाउ फर्दर फॉर एन एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट fx जो कि y है ना, विच बिलोंग्स टू b, देयर एग्जिस्ट एंड प्री इमेज, एग्जिस्ट प्री इमेज, जैसे उसमें क्या दी थी, अ प्री इमेज x बिलोंग्स टू a, है ना, अंडर दिस टाइम अंडर फंक्शन f सच दैट कि जब आप उस प्री इमेज के ऊपर फंक्शन अप्लाई करो देन यू विल गेट द इमेज y, है ना। ऐसा क्यों लिखा हमें, सिंस
f क्या है, इज़ ऑन टू। ऐसा हम इसलिए लिख पाए क्योंकि f जो है वो ऑन टू है। यानी हुआ क्या कि गॉफ ऑफ x है ना इज इक्वल टू g ऑफ fx एंड g ऑफ fx इज इक्वल टू gy एंड gy इज इक्वल टू z फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। तो हम कह सकते हैं कि गॉफ हैंस गॉफ इज ऑन टू। ठीक है, ये हम करते आए थे पहले। अब हमें क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में भी किया तो एक स्टेप थोड़ा बढ़ाना पड़ा। तो मोटी मोटी बात क्या है, दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट, ठीक है, दिस इज़ योर सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने करा दिया। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के। यानी आपका इंडिविजुअली एफ और जी अगर 1 1 होगा तो उसका कंपोजिशन ऑफ गॉफ भी 1 1 होगा, और अगर दोनों ऑन टू होंगे तो उसका कंपोजिशन गॉफ भी ऑन टू होगा। और कैसे होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, एज अ क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इनका इस्तेमाल जो होगा वो आपका क्वेश्चन के अंदर भी होगा। तो अभी 2 और पॉइंट हम इसमें 2-3 पॉइंट और हैं वो भी कराने वाले हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका फोर्थ क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। ये कहता है कि इफ गॉफ इज़ 1 1। अब थोड़ा सा उल्टा कह रहा है कि अगर गॉफ आपका जो है वो 1 1 है तो इसका क्या मतलब हुआ, इससे हम क्या कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि f जो होगा f इज़ 1 1। यानी ये गॉफ तभी 1 1 हो सकता है जब आपका उसके अंदर जो फर्स्ट फंक्शन है f वो 1 1 हो। दैट डज नॉट डिपेंड ऑन जी आपका चाहे मैनी 1 हो या 1 1 हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट इम्प्लाइज दैट f इज़ 1 1। इसका एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। जैसे ये हमने एक फंक्शन ले लिया, यहाँ से अब डिफ़ाइन किया, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। ये हमने लिया a, ये हमने लिया b, ओके, और ये हमने लिया c, करेक्ट। यहाँ से आपका फंक्शन f डिफ़ाइन हो रहा है, यहाँ से आपका फंक्शन g डिफ़ाइन हो रहा है। हम क्या करते हैं, दोनों को पहले 1 1 लेके चलें। मान लीजिए हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। दिस इज़ 1 2 3। यहाँ से इसको हमने मिलाया 1, दिस इज़ 1 1, और दिस इज़ 1 1। एक यहाँ इसको ले लेते हैं, दिस इज़ 1 1 सपोज, ठीक है, 1 1 हो गया। यहाँ लेते हैं 1 2 3, तो ये आपका 1 1, ये आपका 1 1, ये आपका 1 1। एक यहाँ ले लेते हैं, ये भी आपका। तो जब से आप गॉफ बनाएंगे, तो गॉफ जब बनेगा तो ऑब्वियसली गॉफ जो होगा यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वो क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ वो भी 1 1 होगा, ठीक है। यानी ये आपका अगर 1 1 है, ये भी आपका 1 1 है, तो ये भी आपका 1 1 है। चलिए अब देखते हैं कि f के बारे में। f को हम मैनी 1 करके देखें तो क्या होगा, या हम इसको अगर मैनी 1 करेंगे तो क्या होगा। देखो, तो अगर हम इसको कर लेते हैं मैनी 1, तो 1 2 या मैनी 1, ठीक है। तो अभी 1 1 है और वहाँ पर भी गॉफ भी 1 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ एक एलिमेंट जोड़ता हूँ 5 और इसको जोड़ता हूँ इससे, तो अब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका मैनी 1। तो जैसे ये मैनी 1 बना तो आई हैव टू बी मॉडिफाई देयर ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू ऐड 5 एंड देन 4 to 5, ये भी कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। अब ये क्या हो गया, अब वो भी 1 1 नहीं रहा, ये भी क्या हो गया, मैनी 1 हो गया। तो समझो थोड़ा सा, अगर हमने f और g दोनों 1 1 लिए तो हमारा जो गॉफ आ रहा था वो 1 1 ही आ रहा था। लेकिन हमने अगर f को मैनी 1 कर दिया तो इसको मैनी 1 करते ही वहाँ पर क्या हो गया, वो भी मैनी 1 हो गया। यानी कि f के साथ इस चेंजिंग। तो इट मीन्स दैट कि गॉफ अगर 1 1 है तो इट इम्प्लाइज दैट कि f इज़ 1 1। तो एक हम ये भी कर सकते हैं, ये भी देख सकते हैं कि कभी ऐसा ना हो रहा हो कि g 1 1 ही है तो 1 1 ही रहेगा, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि g 1 1 ही रखा हमने और f को चेंज किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी आपका इसका जो इम्प्लीकेशन आ रहा है वो f की वजह से आ रहा है। तो दैट इज़ क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर इफ़ गॉफ इज़ ऑन टू है ना, कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन ऑन टू है, तो इसका क्या मतलब होगा, देन इट इम्प्लाइज दैट g इज़ ऑन टू, ठीक है। यहाँ पर g पर इम्प्लीकेशन है।
1 में एफ पर इम्प्लीकेशन था और इसके अंदर जी में। यानी गॉफ अगर आपका जो कंपोजिशन है फंक्शन की वो फंक्शन ऑन टू है, तो इसका मतलब जो जिन दो फंक्शन से मिलकर बना है उसके अंदर जी का ऑन टू होना लाजमी है, ज़रूरी है। दैट इज़ द इम्प्लीकेशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं एक फंक्शन आपका, सपोज ये एफ, और दूसरा यहाँ जी बना लेते हैं जी। और फर्स्ट हम क्या करते हैं, दोनों को ऑन टू बनाते हैं। तो दोनों को ऑन टू कैसे बना एग्जाम्पल इस तरह से ले लेते हैं 1 2 3। तो ये आपका बन गया, ये इससे अटैच हो गया, ये इससे अटैच हो गया और ये इससे अटैच हो गया। ठीक, इस तरह से बन गया। तो ये आपका कैसा है, ये आपका फंक्शन हो गया ऑन टू। और यहाँ हमारे पास है 1 2 3, तो ये इस तरह से बना लिया इसको। अब हम यहाँ मैनी वन या 1 1 नहीं देखना, सिर्फ ऑन टू या इन टू देखना। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। करेक्ट। इसका जो गॉफ बनेगा गॉफ कैसा बनेगा, 1 2 3 4 एंड 1 2 3। तो 1 to 1 2 to 2 और 3 4 3 से होते दोनों 3 पर जाएंगे। तो ये जो फंक्शन बना दैट इज़ गॉफ। और आप साफ देख सकते हो ये भी क्या है आपका ऑन टू है। तो क्लियर है, दोनों ऑन टू है तो ऑन टू है। लेकिन हमें देखना है इम्प्लीकेशन जी पर। जी को चेंज करते हैं। अगर जी को हम बना दें इनटू तो क्या होगा। तो इनटू बनाने के लिए कुछ नहीं करना। तो मैं इसी को इनटू अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ मैं कोई नंबर ऐड कर सकता हूँ। सपोज ये ऐड कर दिया। अब ये क्या है, ये आपका ऑन टू है और ये क्या हो गया, ये आपका इनटू हो गया। जैसे ही इनटू हो गया तो मुझे यहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब ये फंक्शन हो गया आपका इनटू, तो यहाँ एक आ जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका जो दूसरा सेट है उसमें अगर कोई एलिमेंट खाली रह गया, यानी आपकी रेंज अगर कोडोमेन नहीं बनी, रेंज कोडोमेन नहीं बन पाई, तो वो फंक्शन कैसा हुआ, दैट फंक्शन इज़ नॉट अ ऑन टू फंक्शन। तो इस एलिमेंट को ऐड करने से ये भी इनटू हो गया। यानी जी के साथ ही चेंज हो रहा है ना। जी अगर ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू है, जी अगर इनटू है तो गॉफ भी इनटू है। एफ आपका ऑन टू रहे या इनटू रहे, उस बात से कोई फ़र्क नहीं। अब यहाँ पर अगर आप इसको इनटू भी बना लेंगे तब भी वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ क्लियर हो गया कि जी की वजह से ये चेंज हो रहा है। हम चाहे तो देख सकते हैं कि इसको अगर इनटू बनाएं तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इसको अगर इनटू बनाना है तो मैं यहाँ एक जोड़ देता हूँ एफ़। ठीक है, अब इसको एफ़ जोड़ दिया और इसको जोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसको 4 को हमने 4 से अगर ऐड कर दिया तो ये बन गया आपका इनटू, ये तो हो गया आपका इनटू और ये हो गया आपका ऑन टू। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या होता है। अब ये हो गया, जी क्या रहा, ऑन टू ही रहा। उसको तो हमें कंडीशन सेट रखनी है, गॉफ को हमें ऑन टू ही रखना है। यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि जहाँ पर वो गॉफ आपका ऑन टू आए और जी आपका इन टू, ऐसा नहीं हो सकता। यानी अगर गॉफ आपका ऑन टू है तो जी को ऑन टू होना ज़रूरी है। दैट इज़ द इम्प्लीकेशन। और ये आपका 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी और कराते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ओके, तो हमारा जो 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, वो क्या है। हमने अभी तक 2 फंक्शन लिए हैं, कंपोजिशन 2 फंक्शनों का क्या है। तो हम अगर 3 फंक्शन लें तो उससे रिलेटेड ये है आपको। और ये आपकी जो है थ्योरम भी है एनसीईआरटी की, जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में डाला है। थ्योरम आपकी आई थिंक 1 है। इसमें कहता है कि हमारे पास अगर 3 फंक्शन हैं, एक फंक्शन हमारा f है विच इज़ फ्रॉम सेट x to y, अब हम a b c की जगह हमने x y ले लिया। और एक फंक्शन हमारा g है जो है y to z, और एक फंक्शन हमारा थर्ड और ऐड कर लेते हैं विच इज़ टेकन एज h, और वो फंक्शन आपका है z टू x टू y, y टू z और z टू सपोज s ले लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कहता है कि h o g of f is same as h o g o f। ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है 6th। और ये कंपोजिशन ऑफ 3 फंक्शन से रिलेटेड है। एक फंक्शन f, एक g और एक h। यानी आप इनके कंपोजिशन को, तीनों का जब आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो इसको मैथमेटिकली
सेम माना जाता है, सेम रिजल्ट देते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करें, तो सिंपली इसको लिखने के तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। जैसे हम पहले इसको लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा HOG ऑफ x, तो दैट कैन बी रिटन एज, अगर मैं इसको अप्लाई करूं ऑन x अप्लाई करूं तो ये कैसे आ जाएगा, HOG, इसको ऐसे लिख दें, और इसको हम लिख सकते हैं, ये O हटाएंगे तो दैट वुड बिकम f ऑफ x, और इसकी जगह 2 ब्रैकेट आ जाएगा। ओके, देन अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ h, यहाँ पर ये आ जाएगा g ऑफ f x ऑफ x, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है h ऑफ g ऑफ f ऑफ x, that can be written like this. ठीक है, this is the left hand side can be written like this. Now the right hand side is HOGOF. I apply some x over here, then it can be written as HOGOFX, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और ये ऐसे लिखा जा सकता है H ऑफ G ऑफ F X। ये सेम हो गया है, तो ये सेम हो गया। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे हम F ऑफ G ऑफ F X, दिस इज दिस एंड दिस। तो देखिए आप, है ना, तो दिस इज अ वे ऑफ राइटिंग, है ना, वे ऑफ राइटिंग से भी आप प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों सेम ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो हेंस हम लिख सकते हैं क्या, कि आप चाहे ऐसे लिखें, हॉग ऑफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ। ठीक है, बोलने का तरीका भी कुछ ऐसे भी अलग पड़ जाता है। तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वे ऑफ राइटिंग समझनी है कि किस तरह से हम लिखते हैं। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल से इसको हम प्रूफ कर देते हैं। तो एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें 2 फंक्शन दिए हुए हैं। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 26, और इसमें जो फंक्शन है पहला आपका है fx विच इज़ इक्वल टू 2x, और एक फंक्शन है आपका gy विच इज़ इक्वल टू 3y प्लस 4, और एक आपका फंक्शन है थर्ड विच इज़ hz विच इज़ इक्वल टू sin z। तो इसको लेते हुए हम इस रिज़ल्ट को प्रूफ भी करते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं आपका यहाँ पर HOG हॉग ऑफ, और यहाँ पर आपका आ गया x, तो ये हो जाएगा आपका HOG, और इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा HOG, और fx क्या है, दिस इज 2x लिख लीजिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ 2x। ठीक है, अब वी अप्लाई द ऑपरेटर जी क्या एप्लीकेशन क्या है, जी हमारे पास क्या ये है, ये y डालेंगे तो इनपुट में आपको ये देगा, ये 3 मल्टीप्लाई करेगा प्लस 4 कर देगा, तो यहाँ पर डालेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 इंटू, है ना, तो हमारे पास फंक्शन है अब 2x, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हो जाएगा आपका 3 इंटू 2x प्लस 4, तो ये होगा आपका h 6x प्लस 4। ठीक है, अब हम h अप्लाई करेंगे तो z को क्या कर देगा, आर्गुमेंट ऑफ साइन के साथ जोड़ देगा, तो ये बन जाएगा आपका साइन 6x प्लस 4। ओके, दिस इज योर हॉग ऑफ। अब दूसरा आपका हॉग ऑफ, और इसमें अप्लाई करते हैं मैक्स, इनपुट अप्लाई करते हैं। देखिए इसको क्या ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं h ऑफ g ओ एफ एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं h ऑफ g ऑफ एफ एक्स, ऐसे हो सकता है। ठीक है, यानी h ऑफ g और एफ एक्स क्या हमारा 2x, और फिर g अप्लाई करेंगे तो h, जैसे हमने g अप्लाई किया तो 3 इंटू 2x प्लस 4, तो हो जाएगा h ऑफ
ओके 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 ओके, इसको थोड़ा सा हम जल्दी कर दिया हमने। इसको हम ऐसे करेंगे h ऑफ g ऑफ 2x, ओके, दिस इज तो हो जाएगा h, दिस इज 3x इंटू, सॉरी दिस इज योर 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू h, 6x प्लस 4, और ये साइन के साथ इसको जोड़ देगा विच इज़ साइन 6x प्लस 4। ठीक है, तो हमने दोनों को ऊपर अप्लाई किया एंड वी विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगेन h ऑफ गॉफ इज इक्वल टू हॉग ऑफ, ये आपका, दिस इज़ योर लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें पॉज कर जल्दी से। चलिए, ये भी आपका हो गया, इससे रिलेटेड आपके कुछ मैंने एग्जांपल से भी आपको समझा दिया, और आई थिंक अच्छी तरह से आपको क्लियर हो गया होगा ये कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन और 3 फंक्शन का भी एक एग्जांपल हो गया। तो थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू कर लें, हुआ क्या, हमने क्या किया। हमने ये किया कि एक फंक्शन था f विच इज़ गोइंग फ्रॉम a टू b, और एक फंक्शन था g विच इज़ फ्रॉम b टू c। तो एक उनका कंपोजिट ऑफ फंक्शन बना विच इज़ गॉफ विच इज़ गोइंग फ्रॉम a टू c। ठीक है, हमने ये देखा कि गॉफ जो है वो एग्जिस्ट करेगा कब, व्हेन रेंज ऑफ f इज़ बिकम सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g, और फॉग जो है वो एग्जिस्ट करेगा कब, व्हेन रेंज ऑफ f बिकम सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ रेंज ऑफ g बिकम डोमेन ऑफ सबसेट ऑफ f। ठीक है, ये एग्जिस्ट करेगा। और हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे क्या, कि गॉफ मे और मे नॉट बी इक्वल, ये दोनों इक्वल हो भी सकते हैं और इक्वल नहीं भी हो सकते। दूसरा पॉइंट था इफ़ f एंड g आर 1 1 देन गॉफ इज़ ऑल्सो 1 1। ठीक है, थर्ड पॉइंट था इफ़ f एंड g आर on to, if both are on to, both on to, then golf is also on to ना। फोर्थ पॉइंट था if golf is 1 1 that implies f is 1 1, इसका इम्प्लीकेशन f पर होता है कि वो 1 1 होगा। फिफ्थ था हमारा if fog is on to, अगर ये on to है it implies that g is on to। and the last but not the least, hog of is equal to hog of। ठीक है, this all about the composition of function। ये हमारा आज का पूरी समरी थी, और इससे रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन अब करेंगे। तो इसको आप करें और कुछ क्वेश्चन खुद भी ट्राई करें, और कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है 2014 कंपार्टमेंट में। इसमें आपके पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका f, और एक फंक्शन है ये आपका, और आपको निकालना है गॉफ एंड फॉग। ठीक है, रियल नंबर टू रियल नंबर जा रहा है। तो इसके अंदर मॉडुलस है फंक्शन को, इसको हमें थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा। तो जैसे हम मॉडुलस ऑफ फंक्शन में कर चुके हैं कि ये आपके पास जो फंक्शन होगा ये आपकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, x की वैल्यू, ठीक है ना, और ये कब आएगी, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और व्हेन x इज़ लेस देन 0, तो उसमें ये आएगी नेगेटिव। तो ऐसा करने से फंक्शन आपका रिड्यूस इस तरह से हो जाएगा, दैट विल बिकम 2x व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और दिस बिकम 0 व्हेन x इज़ लेस देन 0। ओके, इस तरीके से gx को भी हम कर लेते हैं। gx ये आपको वैल्यू देगा यहाँ पर प्लस x, और ये माइनस x। ये प्लस x क्यों दी, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 लिया आपने, और ये माइनस x देगा व्हेन x इज़ लेस देन 0। तो ये फंक्शन आपका ऐसे रिड्यूस हो जाएगा 0 माइनस 2x, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और ये x लेस देन 0 के लिए होगा। ठीक है, तो हमें गॉफ एंड फॉग भी इन दो रेंज में निकालने पड़ेंगे, यानी व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो उसके लिए गॉफ क्या होगा देखते हैं। गॉफ ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स। अच्छा, x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू है वो है 2x, और ये आपकी जो वैल्यू आई दैट इज़ x ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमें वैल्यू देगा 0। ठीक, समझ में आ गया। अब व्हेन x इज़ लेस देन 0 तो गॉफ क्या होगा देख लेते हैं। तो दिस बिकम g ऑफ एफ एक्स। अच्छा, तो अब देखिए व्हेन x इज़ लेस देन 0 तो एफ एक्स नेगेटिव के लिए क्या होता है, एफ एक्स जो है वो नेगेटिव के लिए 0 होता है, तो यहाँ 0 आ गया। और g 0 के लिए क्या होता है, g जो है वो 0 के लिए 0 ही होता है, तो दोनों के लिए इसमें 0 आ गया। करेक्ट। इसी तरीके से ये तो आपने देख लिया गॉफ के बारे में। फॉग को देखते हैं। फॉग के लिए भी कंडीशन बनाएंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फॉग क्या होगा, x अप्लाई करेंगे इस पर, तो हो जाएगा f ऑफ जी एक्स f। अच्छा, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 0 तो उसके लिए जी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जी एक्स की वैल्यू होगी 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ 0 रखेंगे। और f0 के लिए क्या होगा, f0 के लिए होगा आपका 2x, x क्या है आपके पास 0, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 0। नाउ f ऑफ x किसके लिए, व्हेन x इज़ लेस देन 0 के लिए देखते हैं क्या होता है। तो इसके लिए आपका फॉग हो जाएगा अप्लाइंग विथ x, दिस इज़ f ऑफ जी एक्स। अच्छा, इसके लिए आपके पास क्या वैल्यू है, x लेस देन 0 के लिए ये वैल्यू है आपकी 2x माइनस 2, तो f इज़ बिकम माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो वैल्यू है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पॉइंट करनी है। यहाँ जो f है वो है माइनस 2x, और x की वैल्यू लेस देन 0, यानी x की वैल्यू जो भी रखेंगे आप 0 से छोटी रखेंगे, यानी कोई भी वैल्यू होगी नेगेटिव होगी, और वो नेगेटिव जो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। यानी f पॉजिटिव के लिए क्या होता है, और f पॉजिटिव के लिए क्या होता है 2x, तो 2 तो आएगा ही आएगा, और साथ में 2x की जगह ये वैल्यू आएगी, दैट इज़ बिकम 2x। समझ में आई बात। तो ये हो जाएगी आपकी 4x। ठीक है, यहाँ समझो आप, ये x क्या है यहाँ पर, आप ये देखोगे अभी लगेगा f नेगेटिव के लिए, तो कुछ यहाँ पर डाउट हो सकता है किसी को, ये f नेगेटिव लग रहा है, f नेगेटिव, तो आप नेगेटिव देखोगे 0 होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि x की कंडीशन देखो, x लेस देन 0 है, तो x लेस देन 0 लोगे तो अल्टीमेटली ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और पॉजिटिव के लिए वैल्यू होती है 2x, और x आपका ये है, तो 2 इंटू माइनस 2x दैट इज बिकम 4x। यानी आपका जो फॉग होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी x ग्रेटर देन 0 के लिए 0, और इसके लिए माइनस 4x, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ये आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए।